हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजी अभ्यास में। फ्रेंड्स, आज हम बातें करेंगे सामान्य अध्ययन के 30 सबसे बेहतरीन प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का मतलब है कि 2001 की जनसंख्या की तुलना में 2011 की जनसंख्या में किस राज्य में कमी आई थी। तो आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना में भारत का एक ही राज्य था जिसमें जनसंख्या में कमी आई थी 2001 की तुलना में, और वो राज्य है नागालैंड। ठीक है, आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, जो टोटल 8 ग्रह हैं उनमें से आपके 2 ग्रह ऐसे हैं केवल जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी, बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आइए फटाफट 30 सेकंड में हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि जो शनि का उपग्रह है वो कौन सा है। शनि का उपग्रह है रिया, टाइटन, कैलिप्सो। ठीक है, पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी का चंद्रमा होता है, बृहस्पति का यूरोपा और गैनीमेड होता है, मंगल का फोबोस और डीमोस होता है। सारे उपग्रहों को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्न में से किसे संसार की छत कहते हैं। संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पिछले बार टेट में जूनियर सेक्शन में आपका सामान्य अध्ययन में आया था। ठीक है, आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अफ्रीका महाद्वीप में इस मरुस्थल का जो विस्तार है वो 11 देशों में है, और ये मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल होता है और यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। इसकी जो क्षेत्रफल है, आपको बता दें कि भारत का क्षेत्रफल होता है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। तो लगभग सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मिजोरम की राजधानी बताइए। जो मिजोरम होता है, मिजोरम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राम आ गया मिजोरम में। तो राम के दर्शन कब होते हैं दोस्तों, जब हम लोग आइस को क्लोज करते हैं। तो आइस का मतलब क्या होता है, आइजोल होता है। तो राम के दर्शन कब होंगे, जब हम लोग आइस को क्लोज करेंगे। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। वेरी गुड। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नहीं बहती है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये जैसे आपका भारत का नक्शा है दोस्तों, मुझसे ऐसे बनता है। मैं साइंस वर्ग का हूँ, कला में थोड़ा कमज़ोर हूँ। यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है गंगा, और उत्तर प्रदेश से बहते बहते ये बिहार में जाती है, बिहार से झारखंड, झारखंड से फिर आपको वेस्ट बंगाल में। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया है नहीं बहती है, तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि उत्तराखंड से बहती है, उत्तर प्रदेश से बहती है, बिहार से बहती है। तो दोस्तों, जो प्रश्न संख्या 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन 2 राज्यों से बहती है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। जो ऊपर गंगा था, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मात्र 2 ही राज्य से बहती है, और वो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश और असम। यहाँ पे दोनों के राजधानी की चर्चा करना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी होती है वो होती है ईटानगर, जबकि असम की राजधानी होती है दिसपुर। इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों, याद रखना कि गंगा भारत की सबसे लंबी, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो आपको बता दो दोस्तों कि जो पाकल दुल है ये आपका जो चेनाब नदी है,
चेनाब नदी पर बना हुआ एक परियोजना है। और चेनाब नदी की बात मैं आपको बता दूं, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि चेनाब के साथ साथ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये पांचों नदियां पंचतंत्र के पंचनद के अंतर्गत आती हैं। और यह पंचनद अर्थात ये पांचों नदियां किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। और यह परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, और किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल का मतलब होता है ऐसी फसलें जिनको हम रोपते हैं। तो यहाँ पे अगर विकल्प को हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका गेहूँ। गेहूँ की बात करेंगे तो गेहूँ को हम लोग रोपते नहीं हैं, बाकी जो चाय होता है, कॉफ़ी होता है, रबड़ होता है, इन सबको हम लोग रोपते हैं। तो यहाँ से पर संख्या 10 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका सी विकल्प। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यह एक संस्था है। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो यह बेल्जियम की राजधानी, हाँ दोस्तों याद रखिएगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो सबसे पहले इसको याद रखेंगे कि भारत में भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका परीक्षा में। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। तो भारत में वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं, और इन 22 भाषाओं में याद रखना एकमात्र आपका विदेशी भाषा है वो है नेपाली भाषा। याद रखना, भारत के जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पे नेपाली भाषा बोली जाती है, भारत में भी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो नेपाल से सटा हुआ हिस्सा है उत्तर प्रदेश के कुछ जिले, तो वहाँ पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे नेपाली भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, ये भी याद रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से नए पत्तन का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको पत्तन के बारे में एक प्रश्न दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपको मैं पहले चारों विकल्पों के बारे में बता देता हूँ कि जो एन्नोर है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, और नहावा सेवा, इसी को कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ये भारत का सबसे आधुनिक पत्तन है। यह मुंबई बंदरगाह जो है उसके दबाव को कम करने के लिए मुंबई में ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आइए देखते हैं निम्न में कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ध्यान रखना। तो आप चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर आ जाएगा प्रश्नानुसार, ये आपका हो जाएगा वनों का काटना, अर्थात वनों के काटने से या वनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिकी संतुलन जो होता है ये बिगड़ जाता है। जबकि बाकी तीनों की अगर विकल्प की बात करेंगे तो इनसे क्या होता है? संतुलन बना रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब है कि भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश बताइए जहां पर जितनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है वह पूरी की पूरी 100% सौर ऊर्जा से ही वहाँ का काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दमन दीव। ठीक है, यहाँ पे दीव दिया है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीव। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति यानी कि भेदभाव छुआछूत की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको रट लीजिएगा। अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या है। तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, भारत का मैप लगभग ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है, उसके नीचे उड़ीसा है, उसके नीचे आपका आंध्र प्रदेश,
इधर तमिलनाडु, इधर केरल, इधर कर्नाटक, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसको आप क्रम से याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 9, ठीक है, वेरी गुड। और जो आपके समुद्र को स्पर्श करने वाले केंद्र शासित प्रदेश है वो 4 हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य, ये टोटल 13 ऐसे हैं जो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य, अर्थात हम लोग जो सामाजिक अध्ययन का अध्ययन करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? अच्छे नागरिक होना, ये भी सही है। सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, ये भी सही है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, ये भी सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सभा की स्थापना हुई थी 1814 में, ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ कि इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा दोनों की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इन बादशाहों में से किसे कलंदर के नाम से जाना जाता था? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां? तो कलंदर कहते थे बाबर को। बाबर जो था यह मुगल वंश का संस्थापक था और मुगल वंश का वह शासक जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, तो वो हो जाएगा आपका अकबर, 49 साल। लेकिन प्रश्न संख्या 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बाबर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य ने सबसे पहले मृत्यु गणना की शुरुआत की थी? किस भारतीय राज्य ने? तो ये तथ्यात्मक प्रश्न है, इसको रख लीजिए। ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो आप सारे विकल्पों को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर सामने आएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। अर्थात राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, इसको याद रखेंगे। ये कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, ये पिछले बार सुपर टेट में आया था 2018 में। इस प्रश्न का कई लोग कंफ्यूज हैं, आपत्तियां भी शायद गई हुई हैं, लेकिन इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा इनमें से, ये आपका हो जाएगा परिवार का उपभोग व्यय। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब? तथ्यात्मक है, रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्यावरण सेक्शन में कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना अर्थात मिड डे मील को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? ये पूछ रहा है, कौन व्यवस्थित नहीं करता है? स्कूल मैनेजमेंट करता है, बिल्कुल करता है, अध्यापक जो होते हैं यहाँ पे प्रधानाचार्य होते हैं, ठीक है। स्वयं सहायता समूह बिल्कुल करता है, ये भी करता है। पंचायती राज व्यवस्था अर्थात जो प्रधान वगैरह होते हैं वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो कौन नहीं करता है? ठेकेदार नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ठेकेदार जो है मिड डे मील में किसी प्रकार की कोई योगदान नहीं देता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चारों विकल्प दिए गए हैं इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, इसको याद रखिएगा, तथ्यात्मक है। प्रश्न संख्या 28, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भारतीय हीरा संस्थान ये स्थित है आपका सूरत में, और सूरत को दोस्तों डायमंड सिटी भी कहते हैं, याद रखना। इसी प्रकार पीतल नगरी कहते हैं मुरादाबाद को, ये भी ध्यान रखना। तो और सूरत के बारे में एक बात और बताते हैं, सूरत जो है किस नदी के तट पे स्थित है दोस्तों? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पे स्थित है, गुजरात में है। और सूरत जो होता है ये कपड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे स्थित है? सूरत में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र लिया गया है। यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है
तथा अंतः या बाह्य प्रवचन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? स्थिर जनसंख्या, शून्य जनसंख्या वृद्धि, गत्यात्मक जनसंख्या या जनसंख्या की स्थिरता। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य जनसंख्या वृद्धि। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मिनिकॉय या हैनर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मिनिकॉय। यह मिनिकॉय टापू या द्वीप जो है यह केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है और यह अरब सागर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मैंने पुराने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।